नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। हम हमारा 10 मिनट 10 MCQs ऑफ द डे लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये हमारा पार्ट 7 होगा। इससे पहले के 6 पार्ट प्लेलिस्ट में हैं, आप जाकर उन्हें ज़रूर विजिट करें। मैं गारंटी दे रही हूँ आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो कहीं नहीं मिलते। ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अपने वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए किसी भी एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। अकेले अकेले मत पढ़िए। स्टडी विथ नीलम का एप्लीकेशन ऐप आ गया है, मोबाइल ऐप। इस ऐप को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इस पर आपको प्रीवियस जो सारी वीडियो हैं वो इकट्ठे मिलेंगी और इसके बाद इस पर क्विज भी शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए पढ़ाई के सारे इंतजाम कर दिए जा रहे हैं, बस आप लोगों को मेहनत करनी है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का लेक्चर। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के द्वारा कोविड-19 के वायरस के अध्ययन करने से चर्चा में रहे इन विट्रो कल्चर क्या है। देखिए, हम कल्चर का मतलब समझ चुके हैं, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा बर्मी कल्चर। ओके, ये आप सुनते होंगे अगर आपने साइंस पढ़ी होगी तो। कल्चर और लॉजी ये आपको अलग से पढ़नी पड़ती है। तो कल्चर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का अध्ययन करना। तो इन विट्रो कल्चर ये चर्चा में रहा है। देखिए, इन विट्रो कल्चर का मतलब होता है, आपने इन विट्रो फर्टिलाइजर सुना होगा, जिसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में पुरुष के शुक्राणुओं को महिला के अंडाणुओं के साथ क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है और फिर उससे टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होता है। ओके, उसे गर्भाशय में डालने के बाद। उसी तरीके से इन विट्रो कल्चर है। इसमें क्या किया गया है, देश के 17 जगहों से कोरोना वायरस के नमूने इकट्ठे किए गए और उन नमूनों को टेस्ट ट्यूब में क्या किया गया, अध्ययन किया गया। तो इससे क्या होगा, जो होने वाले जो भी कोई नुकसान होता है या जिसके मतलब अच्छे रिजल्ट जो होते हैं वो उसको किस में देखा जाएगा, जैविक लक्षणों का अध्ययन टेस्ट ट्यूब में किया जाएगा। अब ये ना मनुष्यों में किया जाएगा ना ये जानवरों में किया गया है, इसलिए ये चर्चा में है। इसमें किस में किया गया है? टेस्ट ट्यूब में ही इसके लक्षणों का अध्ययन किया गया। क्यों किया जा रहा है ये कोरोना वायरस की दवा बनाने के लिए किया जा रहा है। जैविक लक्षणों के माध्यम से ही एंटीबॉडी का निर्माण किया जाएगा। किसमें? टेस्ट ट्यूब में, ना कि जानवरों के ऊपर और ना ही मनुष्यों के ऊपर इसको अप्लाई किया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा नेट ग्रिड से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म है। नेट ग्रिड के साथ समझौता किया है, ये राइट है। ऑप्शन, चुराए गए वाहनों और एफआईआर के संदर्भ में, ये भी राइट है। सीसीटीएनएस पर पुलिस थानों को एफआईआर कराना अनिवार्य होगा। ये सीसीटीएनएस अंतर्राष्ट्रीय नेशनल डाटाबेस सिस्टम होगा। इस सिस्टम पर सभी थानों को एफआईआर दर्ज कराना अनिवार्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेट ग्रिड क्या कर रहा है और एनसीआरबी, ये दोनों में समझौता ज्ञापन साइन हुआ है, जिससे पूरे देश में एक ही स्तर पर सभी तरीके के जो वाहनों की चोरी होती है, किसी भी तरीके का क्राइम होता है, उसका एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। और आपने देखा होगा देश में बहुत बार समस्या आती है कि थानों में जाकर एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है, तो उस एफआईआर को इस पर दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी। हाल ही में देश की कौन सी सबसे बड़ी बिजली कंपनी उत्पादन कंपनी ने CCIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीत लिया है? तो ये किसने जीता है? एनटीपीसी ने जीत लिया है। हम इसे पहले भी कर चुके हैं, ये यहाँ पर आपके रिवीजन के लिए रखा गया है। एनटीपीसी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में एमडी चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह है। कौन है? गुरदीप सिंह है, याद रखिएगा। हाल ही में जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी करता है एनएसओ इसको जारी करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2012। भाई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है? ये होता है कि 2012 में महंगाई दर को मापा जाता है, उपभोक्ताओं के खर्च को मापा जाता है। ये तीनों स्तर पर होता है, ग्रामीण, रूरल और दोनों का कंबाइंड भी है ना। इसको बोला जाता है ग्रामीण शहरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ग्रामीण स्तर पर और जो शहरी स्तर पर दोनों का इसका मापन होता है। इसका आधार वर्ष 2012। इसका मतलब ये है कि 2012 में अगर घड़ी सर्फ जो 1 किलो का पैकेट है वो 20 रुपये में आ रहा था, तो उसके आधार पर ही वर्तमान में महंगाई को मापा जाएगा।
ओके, जो वर्तमान में उसकी कीमत है उस पर नहीं मापा जाएगा, इसीलिए एक आधार वर्ष चुन लिया जाता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है, देखिए हर जो करंट ईयर होता है उसमें तो आप नहीं माप सकते, क्योंकि जो वस्तुएं होती हैं उनके दामों में क्या होता रहता है, प्राइस में परिवर्तन आता रहता है, और आंकड़ों को एक बड़े स्तर पर तैयार करने के लिए एक निश्चित आधार वर्ष की आवश्यकता होती ही है। इसलिए सभी जितनी भी इकोनॉमिक्स रिपोर्ट्स होती हैं उनमें आधार वर्ष जरूर निश्चित किया जाता है। ओके, जैसे भाई आपका मूल्यांकन करना है, आपको अगर लगता है कि हाँ आप पढ़ते पढ़ते आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप सीख रहे हो, तो आप अपना एक आधार वर्ष निश्चित करोगे कि हाँ मैंने 3 महीने पहले मार्च में शुरू करा था पढ़ना, और मार्च से अब तक मेरे में जो चेंजेस आए हैं तो वो कब से मापे जाएंगे, मार्च से मापे जाएंगे। ओके, अगर आप ये तो नहीं बोल सकते कि जुलाई में मापा जाए कि मुझे में कितने चेंजेस आए, ये नहीं बताया जाएगा, मार्च से ही मापा जाएगा। ओके, ये थोड़ा सरल करके बता दिया, आपको समझ में ना आए तो आप अर्थव्यवस्था वाला जो पार्ट है वो देख लेंगे। ओके, चलिए, भारतीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए, सत्य कथन क्या है। यह योजना 2016 में प्रारंभ हुई, खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम देना होता है इसमें, और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम का प्रावधान है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। राइट आंसर इज डी। अभी हाल ही में इस योजना की समीक्षा की जा रही है वित्त मंत्रालय के द्वारा, इसलिए ये चर्चा में रही थी, तो इसलिए आप इसके सारे फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। ओके, और अगर आप 4 अक्टूबर वाले यूपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इसी तरीके से पढ़ाई कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संभावित खरीद से चर्चा में रहे। देखो यहाँ पर क्या है, अभी जो मंत्रिमंडलीय समूह है वो विभिन्न प्रकार के हथियारों पर खरीदने पर विचार कर रहा है, और कुछ हथियारों को खरीदने की मंजूरी भी दी जा चुकी है। तो यहाँ पर आपको इसीलिए शब्दों का उपयोग जो किया जा रहा है उन पर ध्यान दें। संभावित खरीद चर्चा में रहे, MQ-9 रीपर क्या है, तो ये एक ड्रोन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, रीपर और प्रीडेटर ये क्या है, ये अमेरिका में बनने वाले ड्रोन हैं। क्या है, ड्रोन है। तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ये ड्रोन है। ओके, तो ये बहुत अच्छे ड्रोन है जो हमारी भारतीय सेना को निगरानी करने में, टोही भी निगरानी करने में, गश्त करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, तो शायद इनको खरीदा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इनमें से किस तकनीकी कंपनी द्वारा डिजिटाइजेशन फंड के तहत 10 अरब डॉलर का निवेश भारत में करेगी? कौन सी कंपनी करेगी डिजिटाइजेशन फंड के तहत? तो ये करेगी गूगल कंपनी। गूगल फंड फॉर डिजिटाइजेशन, गूगल इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत 10 अरब डॉलर का निवेश करेगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, 6 जुलाई 2020 को यमुना निगरानी समिति ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसके सदस्य कौन हैं? इसके सदस्य हैं BS साजवान और शैलजा चंद्रा। तो राइट आंसर होगा इसका सी। यहाँ पर आपसे मैंने सिर्फ यमुना निगरानी समिति की पूछा है। इसने 21 महीनों में अपनी जो इन्होंने आकलन किया है इन दोनों सदस्यों ने, ये BS साजवान विशेषज्ञ हैं और KK शैलजा दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव रह चुकी हैं। ओके, तो इन दोनों ने ये इस पर विचार विमर्श किया 21 महीनों तक। फिर इन्होंने बताया कि यमुना में मुख्य कारण है जल प्रदूषण, और जल प्रदूषण अगर वो निपटारा नहीं हो पा रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण इन लोगों ने बताया है कि राजनीतिक उदासीनता। ओके, कानून बन चुके हैं, सारी चीज़ों का प्रावधान है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक उदासीनता के कारण यमुना नदी साफ नहीं हो पा रही है। तो आप दोनों सदस्यों को याद रखेंगे। यमुना निगरानी समिति किसने? BS सेजवान और शैलजा चंद्रा। किसने गठित की थी ये समिति? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गठित की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श कुमार गोयल। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त समग्र कार्यवाही योजना पर ईरान के साथ किन देशों ने हस्ताक्षर किए थे? संबंधित सत्य कथन पहचाने। आपको सत्य कथन देखना है। देखिए भाई, ईरान के बारे में आपने देखा था, ये परमाणु शक्ति संपन्न होना चाहता है। इसको इस चीज़ से रोकने के लिए, परमाणु शक्ति संपन्न होने से रोकने के लिए या न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए अमेरिका और इन सभी देशों ने, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, चीन,
इन्हें बोला जाता है P5+1 के साथ समझौता किया है ना। इस समझौते के तहत ये संयुक्त समग्र कार्यवाही योजना पर ईरान के साथ इन देशों ने हस्ताक्षर किए थे, इसलिए ये इससे रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट सही हैं। आप यहाँ पर सुन लीजिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद है उसके 5 स्थायी सदस्य, ठीक है। तो ये कौन कौन है, ये हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य, प्लस इसमें एक जर्मनी है जो इसको +1 के तहत जोड़ा गया है, P5+1। ओके, ये अंतर्राष्ट्रीय समझौते में जो विवाद निवारण प्रक्रिया होती है उससे ये चर्चा में रहा था। ये ईरान को सभी देश प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो न्यूक्लियर हथियारों का निर्माण ना करे। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि भाई P5+1 में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य इसके मेंबर हैं और एक जर्मनी आता है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं E3+3, ये भी इसको बोला जाता है। E3 का मतलब है यूरोपीय कंट्रीज 3 है इसमें और 3 अलग अलग आती हैं, जैसे आपका जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीनों यूरोप की कंट्रीज हैं। ये रूस और चीन, ये रूस दोनों में आता है, यूरोप में भी और एशिया में भी, और चीन एशिया में आता है और उत्तर अमेरिका का अमेरिका है। ओके, तो इस तरीके से भी अगर आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी। भारत में टिड्डी दलों को हमले की चेतावनी देने वाले संगठन से संबंधित असत्य का कथन का चयन करें। असत्य का चयन करना है। WHO ने दी थी ये जानकारी, खाद्य एवं कृषि संगठन ने दी थी। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में रोम इटली में हुई थी। बी और सी, तो राइट आंसर होगा इसका बी और सी सही है। WHO ऐसा किसी तरीके काम नहीं करता है। ये जो है खाद्य एवं कृषि संगठन, इसने भारत को टिड्डी दल के हमले की चेतावनी की जानकारी दी थी। जनवरी 2020 में ही ये जानकारी दे दी गई थी कि इस तरीके का कोई हमला हो गया मार्च अप्रैल के टाइम पे, और ये चेतावनी बिल्कुल सही साबित हुई क्योंकि इन टिड्डियों का आगमन दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से होता है और फिर ये ईरान के बाद फिर आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। तो ये इनकी जो भी चेतावनी थी वो सही साबित हुई और टिड्डियों ने हमला किया। तो इस संगठन के बारे में जानकारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। खाद्य एवं कृषि संगठन, स्थापना 1945 में, मुख्यालय है रोम इटली में। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। आपके लिए आज मैंने एक क्वेश्चन डाला है, इसका आंसर मुझे उम्मीद है जो लोग देखेंगे वो आंसर जरूर दीजिएगा। जब भी देखें आप इसका आंसर जरूर कीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा चाहबार बंदरगाह किस खाड़ी या सागर में स्थित है। तो ये आपके ऑप्शन है, आपको इसमें से राइट आंसर क्लिक करके मुझे बताना है। कोई भी पर्सनली मैसेज नहीं करेगा, सभी लोग यूट्यूब पर वीडियो के नीचे ही कमेंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कि आपको इस लेक्चर की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, मैं फेसबुक और इंस्टा पर आपको जो फॉलो कर सकते हैं मुझे, मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको भी वहाँ पर मेरे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।